आज से हम लोग ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांसफार्मर के चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैथिल्य हानियाँ हिस्टैरिसीस लॉस इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए, परिवेश के तापमान पर निर्भर नहीं करता, बाकी इन तीनों पर निर्भर करता है। किस पे? पदार्थ के आयतन पर करता है और आवृत्ति पर और अधिकतम फ्लक्स घनत्व। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा किस पे निर्भर करता है? पदार्थ के आयतन पे, आवृत्ति पर और अधिकतम फ्लक्स घनत्व पे। चलिए आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। परिवेश के तापमान पर शैथिल्य हानियाँ निर्भर नहीं करती। शैथिल्य हानियाँ WH प्रोपोर्शनल बी मैक्स 1.6 इंटू एफ इंटू वी वाट में। वी क्या है? फ्लक्स घनत्व है। एफ क्या है? आवृत्ति है। वी क्या है? वॉल्यूम है। इसी तरह WH इक्वल टू एच क्या है? हिस्टेरिस लॉसेस, शैथिल्य हानियाँ। नीटा बी मैक्स 1.6 एफ वी डब्ल्यू वाट। एफ मैक्स क्या है? बी मैक्स क्या है? अधिकतम फ्लक्स घनत्व। एफ क्या है? आवृत्ति है। वी क्या है? पदार्थ का आयतन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय चुम्बकीय निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जब प्राथमिक वाइंडिंग में AC आपूर्ति दी जाती है तो इस वाइंडिंग के चारों ओर प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल स्टैटिक इंडक्शन EMF का एक उदाहरण है। परिणामित्र, जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब देखिए, ये भी वही लिखा है। परिणामित्र स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। इसके साथ ही इस युक्ति के द्वारा वोल्टता का अपचयन और वोल्टता का उपाचयन स्टेप अप या स्टेप डाउन सुगमता से किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर केवल AC आपूर्ति पर ही कार्य करता है। किस पे? AC पे ही काम करेगा, DC पे नहीं करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, किस पे? अन्योन प्रेरण इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को स्थिर रखता है, मतलब जो उसकी आवृत्ति होती है उसको स्थिर रखता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the winding does not belong to the concentric winding of transformer? कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है? सैंडविच नहीं संबंधित है, बाकी सब संबंधित है। सैंडविच वाइंडिंग संकेंद्रित वाइंडिंग से संबंधित है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक सकेंद्री होती है जिसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, दूसरा इंटरलेवल। ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार क्रॉस ओवर, हेलिकल तथा डिस्क वाइंडिंग की जाती है। बकोल्स रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बकोल्स रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा? देखिए, ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचलन होता है। अब देखिए, जब ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है तो बफल रिले कार्य नहीं करता है। कब कार्य करता है? यह केवल आंतरिक प्रदोष से सुरक्षा प्रदान करता है। यह गैस दाब से प्रचालित रिले होती है। इसे कंजर्वेटर तथा ऑयल टैंक के मध्य लगाया जाता है। किसके किसके मध्य? कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के मध्य लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर को फेरोजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर आर कॉल्ड फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर कहा जाता है? चलिए देखते हैं। देखिए, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर कहा जाता है। इसे कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो सामान्य आवृत्ति पर वैद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखिए अन्योन प्रेरण। अब देखिए विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 किलो वोल्ट एम्पियर है चुना जाता है। यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। ड्राई टाइप शुष्क या ड्राई प्रकार का ट्रांसफार्मर अथवा प्राकृतिक शीतलन विधियों के अनुसार 25 किलो वोल्ट एम्पियर तक प्रयोग होता है। 500 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में जल शीतलक का प्रयोग किया जाता है। वाटर कूलेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। तेल शीतलीकरण 2 मेगा वोल्ट एम्पियर तक प्रयोग किया जाता है। तेल निमज्जित जल शीतलन विधि 2 मेगा वोल्ट एम्पियर से अधिक वाले ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, माध्यमिक याद रखिए, माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा? तो देखिए माध्यमिक वोल्टेज किससे अधिक है? प्रारंभिक, तो सेटअप ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। यदि ट्रांसफार्मर का द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो उसे ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें N2 यानी नंबर ऑफ कॉइल जो होंगे अधिक होंगे नंबर पहले वाले से। मान देखिए N2 ज़्यादा होगा, V2 ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर N2 और V2 कम है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोष होने पर एक अलार्म देता है तथा तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जा सकता है। गिव्स एंड द अलार्म व्हेन द फॉल्ट हैपेंड एंड इज इंस्टॉल्ड इन द ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर। ये कौन होता है? बखोल्ज रिले होता है। बखोल्ज रिले। अब देखिए बखोल्ज रिले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बखोल्ज रिले दोष होने पर एक अलार्म देता है, घंटी बजाएगा, और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित होता है। तेल में जो डूबा हुआ ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, उसमें ये यूज होता है, स्थापित होता है। बखोल्ज रिले आंतरिक दोष के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। जो उसमें इंटरनल फॉल्ट होगा उससे ये क्या करेगा? सेफ्टी प्रदान करेगा। यह एक गैस प्रचलित रिले है। गैस मतलब इसमें जो गैस का यूज होता है किसमें? बखोल्ज रिले में। अब देखिए एक ट्रांसफार्मर में इनपुट IA है और आउटपुट IB है। करंट और इनपुट VA और आउटपुट VB वोल्टेज के बीच संबंध क्या है? तो जानिए VA इंटू IA इक्वल टू VB इंटू VA होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक स्थैतिक मशीन है जो समान आवृत्ति पर एक परिपथ से दूसरे परिपथ को शक्ति स्थानांतरित करती है, यानी P1 इक्वल टू P2 होगा। तो इसी तरह VA IA cos फाई VB IB cos फाई, फाई कट जाएगा तो VA IA VB IB बचेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर? तो याद रखिएगा, टू इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। स्टेप अप क्या करेगा? आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। किसके कंपेयर टू द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज होता है। अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा द्वितीयक वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राथमिक वाइंडिंग टर्न की संख्या से अधिक रखी जाती है। देखिए N1 क्या है? N2 ज़्यादा है ना N1 से, इसी तरह V2 भी ज़्यादा होगा, लेकिन करंट क्या होगा? कम होगा। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की तुलना में कम होता है। देखिए N1 ज़्यादा होगा, V1 भी ज़्यादा होगा, लेकिन I1 कम होगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने आवश्यक होते हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट द स्टील कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर मस्ट पोसेस? देखिए हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरिस लॉसेस, मतलब उच्च भेदता और कम हिस्टेरिसिस नुकसान होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कोर के स्टील कोर में उच्च चुंबकशीलता, परमेबिलिटी तथा कम हिस्टेरेसिस हानि होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर कोल के अल्प मात्रा में सिलिकॉन होता है। 0.5 से 5% तक सिलिकॉन होता है। 99.5 से 95% प्योर आयरन होता है, जिसको सिलिकॉन स्टील बोलते हैं।
ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित लेमिनेटेड कर देने पर भंवर हानि भी कम हो जाती है। भंवर हानि कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं किसको, कोर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैज़ हाईएस्ट इफिशियंसी, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता होती है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक दक्षता 98% आपका ट्रांसफार्मर में ही होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपयुक्त में ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता है जिससे घर्षण आदि हानियां नहीं होती हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% तक होती है। पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती, फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है पावर ट्रांसफार्मर में, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। चलिए आगे एक्सप्लेन देख लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में इनपुट से आउटपुट तक आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है तथा अर्थात निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर फ्लक्स युक्ति होती है। पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा पूर्ण भार पर ही प्रचलित किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है। टैंक, रेडिएटर, कंजर्वेटर और एक्साइटर। एक्साइटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। टैंक, कंजर्वेटर, रेडिएटर और ट्रांसफार्मर के भाग हैं। कंजर्वेटर का क्या काम है, कंजर्वेटर एक छोटा आयल टैंक होता है, बहुत छोटा सा आयल टैंक होता है जो आयल टैंक के ऊपर स्थित होता है, जो बड़ा वाला आयल टैंक होता है उसके ऊपर स्थित होता है। यह तेल के स्तर को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। जिस भाग में ट्रांसफार्मर को रखा जाता है उसे टैंक कहते हैं, मतलब जिस भाग में ट्रांसफार्मर को रखा जाता है उसको टैंक कहते हैं। रेडिएटर ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, कूलिंग प्रदान करता है। रेडिएटर हर जगह गाड़ी में भी लगा रहता है, फोर व्हीलर में भी लगा रहता है, ट्रैक्टर में भी लगा रहता है, उसका क्या काम है, इंजन को कूलिंग करना है। इसी तरह रेडिएटर ट्रांसफार्मर में कूलिंग में सहायता करेगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर में व्यक्त किया जाता है, ये बहुत बार रिपीट करेगा, मेगा वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की शक्ति भार धारा द्वारा निर्धारित होती है जो पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में भी व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों यूनिट रखिएगा, दोनों में से कोई एक टिक मारने के लिए आ सकता है। एक परिणामित्र की अर्धभार पर ताम्र हानियाँ उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में होगी 1/4 होगी। देखिए एक परिणामित्र ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानि WBC, अर्ध भार पर ताम्र हानि हाफ का स्क्वायर इंटू WC, तो WC/4 होगा। अर्ध भार पर ताम्र हानि पूर्ण भार ताम्र का 1/4 होता है। निम्न में कौन सा परिणामित्र का आकार अधिक होगा, 1 kV वोल्ट एम्पियर से 25 हर्ट्ज। दिए गए समान रेटिंग के ट्रांसफार्मर में जिस ट्रांसफार्मर की प्रचालन आवृत्ति सबसे कम होगी उसकी साइज अधिक होगी। तो 25 हर्ट्ज वाली की आवृत्ति कम है तो ये क्या होगा, ये आंसर होगा। तो देखिए 1 kV वोल्ट और 25 हर्ट्ज की ट्रांसफार्मर की साइज बड़ी होगी। यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो यह ट्रांसफार्मर है। तो याद रखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर इसको बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा क्योंकि जब बाइंडिंग जिसमें ज़्यादा होगा वही स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, अगर द्वितीयक में ज़्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए यदि द्वितीयक की कुंडली में प्राथमिक से अधिक फेरे हैं तो ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर है। N2 ज़्यादा है तो N1 से, तो ये उच्चाई होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखिए हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको बोलेंगे। एक इकाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टता होनी चाहिए 24 किलो वोल्ट। एक इकाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टता 24 किलो वोल्ट होनी चाहिए, याद रखिएगा 24 किलो वोल्ट। परिणामित्र में कंजर्वेटर का क्या कार्य है, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन द ट्रांसफार्मर टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल इन टैंक। टैंक में तेल के फैलाव और संकुचन को नियंत्रित करता है कौन, कंजर्वेटर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना है। यह ट्रांसफार्मर के ढक्कन पर लगा होता है। कंजर्वेटर तेल निमज्जित
ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना है। यह ट्रांसफार्मर के ढक्कन पर लगा होता है। कंजर्वेटर तेल निमज्जित ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का यूज होता है? तेल निमज्जित ट्रांसफार्मर में ही इसका यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सी शर्त दो परामित्रों के समांतर कार्य करने के लिए आवश्यक नहीं है? केवीए रेटिंग शुड बी द सेम। केवीए रेटिंग समतुल्य होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो देखिए, परसेंटेज इम्पीडेंस शुड बी द सेम। प्रतिशत प्रतिबाधा तुल्य होनी चाहिए, सही है। पोलरिटीज ऑफ द बोथ सेकेंडरीज शुड बी सेम। दोनों द्वितीयक की ध्रुवता समतुल्य होनी चाहिए। वोल्टेज रेटिंग शुड बी द सेम। विभव की रेटिंग समतुल्य होनी चाहिए। ठीक है, समांतर प्रकार करने के लिए। अब देखिए यहाँ दिया है, दो परामित्रों को समांतर कार्य करने के लिए उनकी केवीए रेटिंग समतुल्य होना आवश्यक नहीं है। तो क्या क्या आवश्यक है? दो परामित्रों को समांतर प्रचालन के लिए आवश्यक शर्त, दोनों परामित्रों की ध्रुवता पोलैरिटी अवश्य समान होनी चाहिए। दोनों परामित्रों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दोनों परामित्रों का वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए। दोनों परामित्रों की प्रतिशत प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। दोनों परामित्रों अवश्य ही समान ग्रुप के होने चाहिए। एक स्टार स्टार संयोजित 3 फेज परामित्र में फेज शिफ्ट होता है। देखिए, स्टार और स्टार होगा तो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। याद रखिएगा, स्टार स्टार 3 कलीय परामित्र में फेज शिफ्ट 0 डिग्री का होना चाहिए। और देखिए, स्टार स्टार है 0 होगा, डेल्टा डेल्टा है तब भी 0 होगा। अगर स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार होगा तो -30 डिग्री -30 डिग्री होगा। अगर वेक्टर ग्रुप क्या होना चाहिए? देखिए, वाई वाई 0 होगा तो 0 डिग्री, डी डी 0 होगा तो मतलब डेल्टा डेल्टा 0 डिग्री, वाई वाई 0 डिग्री। अगर वाई D1 होगा या DY1 होगा, यानी स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार 1 अगर होगा तो -30 डिग्री होगा। अगर वही YY11 होगा, यानी स्टार YD11 होना चाहिए। स्टार डेल्टा तो ये 30+ होगा। अगर यही डेल्टा स्टार 11 होगा तो डेल्टा स्टार तो ये +30 डिग्री होगा। अगर ये YY होगा 6 होगा, स्टार स्टार तो 180 होगा। अगर ये DD 6 होगा, डेल्टा और डेल्टा तो 180 होगा। तो याद रखिए, अगर 0 0 है तो 0 0 डिग्री होगा, 1 1 1 है तो -30 डिग्री होगा, 11 11 है तो +30 डिग्री होगा। अगर 1 1 है 6 6 है तो 180 डिग्री होगा। तो अगर स्टार स्टार है तो 0 डिग्री, डेल्टा डेल्टा है तो 0 डिग्री। ठीक है, क्या बोला? स्टार संयोजित 3 कली फेज परामित्र में। ठीक है, और अगर वही आपका चौथे ग्रुप का है, ग्रुप 1 बोला है कि नहीं? ग्रुप 1 में हो जाएगा तो 0 0, ग्रुप 2 का होगा तो -30, 3 का होगा तो +30, और 4 का होगा तो 30। इसको विस्तार से थ्योरी में देखेंगे। ट्रांसफार्मर में कौन सा रसायन ब्रीदर के रूप में यूज होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर के रूप में। देखिए, सिलिका जेल परामित्र के ढक्कन या संरक्षण पर ब्रीदर लगा होता है। ये परामित्र तेल के ऊपर की वायु में मिश्रित नमी को सोखने का कार्य करता है, जिससे टैंक में केवल शुष्क हवा ही रहती है। ब्रीदर दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्रीदर होता है, सिलिका जेल ब्रीदर होता है। सिलिका जेल ब्रीदर में वायु में मिश्रित नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल का रंग शुष्क अवस्था में नीला होता है तथा कुल नमी सोखने पर इसका रंग बैंगनी और बाद में गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग होने पर सिलिका जेल की नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। एक परामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिवर्तन अनुपात K है, तो द्वितीय कुंडल का प्राथमिक की ओर तुल्यकालिक कितना होगा? RS/K² होगा। याद रखिएगा, जब परामित्र की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध प्राथमिक कुंडली की ओर संदर्भित किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध RS/K² होगा। देखिए, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध हो गया, K क्या? रूपांतरण अनुपात हो गया। जब परामित्र की प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध को द्वितीय कुंडली की ओर संदर्भित करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध RP × RP × K² होगा। K रूपांतरण अनुपात प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध
आरपी है।